को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो नौजवान क्रांति का 35वां एपिसोड। क्रांति तो चलती रहेगी, वो तो अब रुकने वाली नहीं, शुरू हो गई तो चलती ही रहेगी। राम रहीम योजना भी जारी ही है। और मैं कल भी बड़े सारे, मैंने सोचा था सारे कुछ नाम है जो मैं लिस्ट में लिखूंगा और आपके सामने उन नामों को की चर्चा करूंगा कि बड़े छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो शायद मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो कुछ अच्छा करें देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और ज्ञान जो है, ज्ञान, नॉलेज और ज्ञान में एक फर्क है। जहां ज्ञान है मतलब आप अल्टीमेट सोर्स को समझ गए, फिर वहां बहस नहीं है। इस बात को समझिएगा क्योंकि कल भी हम कई मुद्दों पे बहस करते रहे। और नॉलेज और ज्ञान में एक फर्क है। जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। बहस जो होती है वो नॉलेज के स्तर पर होती है। जैसे हमें थोड़ी बहुत पढ़ लिया, हमने थोड़ी सी नॉलेज हो गई तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो उस क्यूरियोसिटी में हम जिस चीज को नहीं समझ पाते तो हम उस पर कमेंट करते हैं, पोस्ट लिखते हैं। तो अगर उस मुद्दे पर आपको लगता है कि मेरी जानकारी नहीं है या मैं गलत बोल रहा हूं तो उस पर झगड़ा मत करिए। उस पर झगड़ा मत करिए, उस पर आप जानकारियां लिखिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इंफॉर्मेशंस लिखिए। उस पर यह मत लिखिए हाउ कैन यू से दिस, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ये सब उल्टी सीधी बातें मत लिखिए। अगर मान लीजिए मैं वहाबिज्म के खिलाफ लिख रहा हूं, मैं वहाबिज्म के अगेंस्ट में लिख रहा हूं और आपको लगता है कि मैं नहीं जानता हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, तो आप वहाबिज्म हेडिंग डालिए और उसकी ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए कि मिस्टर अवध प्रताप ओझा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वहाबिज्म एंड सो वी रिस्पेक्ट वहाबिज्म। फिनिश हो गई बात, फिनिश, बात वहीं पे फिनिश हो गई। अगर मैं उन 5 पॉइंटों से इत्तेफाक रखता हूं तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोली। अगर मैं नहीं रखता हूं, कल एक इरफान खान साहब का वीडियो था, वो शायद किसी मौलाना साहब से बहस कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी, मैंने उसी को वीडियो पे डाल दिया, उसी में पूरी बवंडर खड़ा हो गया पूरा। तो क्रांति या बवंडर दो में से एक तो होते रहना चाहिए, इतनी नहीं तो जिंदगी फिर खत्म हो जाएगी। या तो क्रांति हो या हंगामा हो, दो में से कोई एक चीज होना चाहिए। दोनों में से एक चीज भी आपकी जिंदगी से खत्म तो आप खत्म, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं। तो इरफान खान साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। एक मौलाना साहब से वो बहस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिलीजन मीन्स सेल्फ डिस्कवरी। उसे पे हमारी एक बहन है छोटी सी, उन्होंने कह दिया कि यार आप तो मैंने उस पर कमेंट लिखा कि इरफान भाई आप मोहम्मद साहब के फॉलोवर हैं और मौलाना साहब अब्दुल वहाब के फॉलोवर हैं। तो फिर उस पर काउंटर कमेंट शुरू होगा और फिर आप लड़ाई मत करिए। आप जो सब दुनिया की सबसे बड़ी अवधारणा जो सबसे गलत है वो ये है कि मैं सही हूं, क्योंकि जो भी ज्ञान पाया उसने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं सही हूं। बुद्ध, महावीर, कोई स्टेटमेंट दिखाई जब उन लोगों ने कहा कि मैं सही, चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी लाइफ, उनकी जीवन शैली, उनके जीने का ढंग, उसने अपने आप में दुनिया को बताया कि ये कुछ अलग लेवल के लोग बन गए। तो हमारी बहन ने पूछा कि एनलाइटनमेंट और प्रीस्ट में अंतर क्या होता है। तो एक सदगुरु जी का वीडियो था, जाकिर नाइक साहब के साथ बनाया गया था, वो मैंने डाल दिया। मैंने कहा देख लो, ये ज्यूरिस्ट है, ये एनलाइटेंड है, एक सीकर है, एक बिलीवर है। वो लाइन पकड़ने वाली बड़ी जबरदस्त लाइनें थी उसमें। एक सीकर, एक बिलीवर।
दोनों में फर्क है, दोनों वर्डों में फर्क है, दोनों को समझना है। और जब समाज का पढ़ा लिखा तबका इस बात को नहीं समझेगा, तो वो जो समाज का निचला तबका है जहां पर हमें जाकर काम करना है, वो कभी नहीं समझेगा। रिलीजन इतनी महान चीज है, इतनी महान, इतनी महान। मैंने हमेशा कहा ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। हमेशा कोई बंदा मुझे यह नहीं कह सकता कि मैंने किसी रिलीजन को ज्यादा प्रमोट किया, नेवर। मुझे लगता है कि जब आप पढ़ लिख कर किसी को ज्यादा प्रमोट करते हो तो मुझे लगता है कि आप उस काबिल नहीं हो। नॉलेज और ज्ञान में फर्क होना चाहिए। मेरी नॉलेज अधूरी है, मैं कोई बात लिखता हूं, आप पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स। नेता मत बनिए। खैर, तो नौजवान क्रांति की जो ये 35वां एपिसोड है, ये मध्यकाल के एक बहुत ही महान आदमी को डेडिकेटेड है, अकबर। कल मैंने उस आदमी के बारे में आपको बताया। मैंने कल आपको एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट भी दिया था कि एवरी इंडिविजुअल इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। इसलिए तुम किसी व्यक्ति का जीवन 25 साल के बाद बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में चेंज कर सकते हो। मैं क्लास में जाता हूं, मैं बोलता हूं और हिस्ट्री पढ़ाना है, तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, कुछ खुश हो जाते हैं, और वो पूरे साल चलता रहता है। उसकी वजह यह नहीं कि वो गलत है जो क्लास में बैठे हैं। अगर मैंने क्लास में यह कह दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने की चीज नहीं है, हनुमान चालीसा समझने की चीज है, उसमें भी कुछ लोग नाराज हो जाते। हनुमान चालीसा की जो पहली लाइन है वो बड़ी क्रांतिकारी है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरण में ही इस फॉर्मूले को आप समझ पाएंगे। तो जो पहली लाइन समझेगा वो लास्ट लाइन का फल मिलेगा उसे, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जो पहली लाइन समझेगा ही नहीं, उसका बंद छूटेगा कैसे? अकबर एक बड़ी जबरदस्त परिस्थिति में पला बढ़ा इंसान है। 1398 से 1556 तक भारत एनार्की के दौर में रहा, अराजकता के दौर में रहा, 158 ईयर्स। और उस आदमी को पूरा एक घर बनाना था। विदेशी थे वो, हिंदुस्तान का हिंदू भी उनके खिलाफ था, हिंदुस्तान का मुसलमान भी उनके खिलाफ था। और किसी बाहरी जगह पर आप जाते हैं तो अगर आप उस जगह पे जड़ कर जमाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज भारत आए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया, तो परमानेंट सेटलमेंट जो उन्होंने शुरू किया वो उनके बहुत काम आया। क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो ताकतवर सामाजिक तबका था, द पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जमींदार्स, दे बिकेम द allies ऑफ इंग्लिश। और जब आपने समाज के पावरफुल तबके को दोस्त बना लिया तो आपको उस समाज में एक्सेप्टेंस मिल गई, आपका विरोध कम हो गया। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली बड़ी चुनौती अकबर के सामने है, वो ये है कि उन्हें इस देश में अपने लिए एक ऐसा ग्रुप खोजना है लोकल जो उनको सपोर्ट करे और वो ताकतवर ग्रुप हो। अफगान्स करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं से आपने सत्ता छीनी है। तुर्क दब चुके हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उसका जो पहला कदम है वो है राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी जिसमें एक प्रोविजन है मैरिज अलायंस का। कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। और मुगलों के बीच की जो शादी है वो मुसलमान और हिंदू के बीच की शादी नहीं है, वो शादी है राजा और राजा के बीच।
और राजाओं की कोई जात नहीं होती, जात गरीबों की, भिखमंगों की होती है। अब सारा अब्दुल्ला ने सचिन पायलट से शादी कर ली, तो वो मानोगे हिंदू मुसलमान की शादी है? टीना दाबी और आमिर अतहर ने शादी कर ली, ये राजा और राजा के बीच की शादी है। राजाओं की कोई जात नहीं होती। राजा का मतलब ही यही, जो दुनियावी चीजों से ऊपर चला गया, जाति व्यवस्था से ऊपर चला गया, धर्म से ऊपर चला गया, क्षेत्र से ऊपर चला गया। बुद्ध को कहां का वो बताओगे? बुद्ध से पूछोगे कि आप किस देश के, वो तो कहेंगे पूरे ब्रह्मांड मेरा है, मैं तो कनेक्टेड हूं पूरे ब्रह्मांड से। वो तो लेबरर है, कहता ना कि मैं यूपी का हूं, गोंडा का हूं, गोंडा में करनैलगंज का हूं, करनैलगंज में गांव है बिछिया में वहां का हूं। आइडेंटिटी कमजोर और गरीबों की होती है, एनलाइटेंड लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मोहम्मद का कोई देश नहीं है, वो पूरी दुनिया के हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हर बात हर आदमी को समझ में आ जाएगी तो ये राजा और प्रजा का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार ये फैसला किया कि फेसबुक छोड़ ही दो यार, फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फेसबुक तो ना छोड़ेंगे, पूरी फेसबुक मुझे छोड़ दे लेकिन मैं फेसबुक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा माध्यम है। देखो आज इसी फेसबुक के बहाने हम लोग कम से कम आपस में एक सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में कितना मदद कर रही है ये फेसबुक, कितना पॉजिटिव काम हो रहा है इससे। कभी कभी वर्चुअल जंग भी हो जाती, वो भी चलती रहना चाहिए, कोई बात नहीं। अब उसमें अगर कोई नाराज हो जाए, दुखी हो जाए कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई बात नहीं। चाहे हिंदू नाराज हो जाए, मुसलमान नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो जाए, बस दुनिया में दो आदमी को नाराज नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो वैसे भी नाराज नहीं होते, उनके अलावा जो दो आदमी है वो एक गुरु है जो आपको रास्ता दिखाता है और एक आपका मालिक है। बाकी कोई भी नाराज हो जाए, इसी दुनिया को मनाने के चक्कर में तो 98% लोग बर्बाद हैं। तो राजपूत पॉलिसी का जो एक सबसे अच्छा प्रोविजन है वो है मैरिज अलायंस। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अकबर चाहता था कि मुगल लड़कियों की शादी भी राजपूत घराने में हो, जिससे कि हिंदू मुसलमान का जो सामाजिक संबंध है वो स्ट्रांग हो जाए। जेल मेहता पढ़िएगा। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल पीरियड। विवाह सामाजिक, समाज का सबसे ताकतवर पॉइंट है विवाह। अकबर चाहता था कि मुगल लड़कियों की भी शादी राजपूत घराने में हो जाए, लेकिन राजपूत हिंदू थे। हिंदू कल्चर में क्या है कि जिस घर में हिंदू अपनी बेटी देगा उस घर से बेटी लेगा नहीं, तो राजपूतों ने मना कर दिया। वरना अकबर के तो बड़े महान डिजाइन थे कि नहीं नहीं यार, हम एकदम ताकतवर रिश्ता बना लेते हैं। राजपूत पॉलिसी। अब जैसे रणथंभौर के सुरजन राव हाड़ा हैं, उन्होंने कहा कि हम वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। राजपूत पॉलिसी का दूसरा अहम पॉइंट यह था कि ऑटोनॉमी, राजपूत स्टेटों को ऑटोनॉमी। अपने अपने क्षेत्र में आप ऑटोनोमस हैं। राजपूतों को बड़े बड़े पोस्ट, जागीरदारी, बंगाल का गवर्नर बना दिया मान सिंह को। और जो पहली शादी हुई कछवाहा फैमिली में हरका भाई और अकबर के बीच, वो तो बड़ी जबरदस्त शादी, पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, पूरे हिंदू रीति रिवाज से, पूरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। डोला उसी तरह उठा। कल्चर है सर। सर फेथ और कल्चर दो अलग अलग बातें हैं।
आप हिंदुस्तान में रहकर सऊदी का कल्चर मानेंगे तो आप मूर्ख हैं। मैं हिंदुस्तान में रहकर रशिया का कल्चर मानूंगा तो मैं मूर्ख हूं। फेथ का मतलब होता है फिलॉसफी और कल्चर का मतलब होता है ज्योग्राफी। तो इस 1 अरब 30 करोड़ में बाय फेथ तुमको बहुत लोग मिलेंगे, हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, ईसाई मिलेगा, जैन मिलेगा, लेकिन बाय कल्चर तुम्हें सब हिंदुस्तानी मिलने चाहिए। और अकबर ने राजपूती बहादुरी को बड़ा सम्मान किया, क्योंकि दिल्ली से जो भी गुजरात की तरफ जाएगा बीच में राजस्थान पड़ेगा। वो तो अलाउद्दीन खिलजी है जो मालवा होके जा रहा है, राजस्थान छोड़ ही दिया उसने कि पहले मैं धन लूंगा गुजरात से, फिर मैं राजस्थान को टारगेट करूंगा। वो उसने तो दूसरा दिमाग लगा दिया। लेकिन जो भी दिल्ली में बैठेगा मेन रूट तो राजस्थान, दिल्ली, अजमेर, माउंट आबू, फिर अहमदाबाद। कल्चर कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का कल्चर एक है। पहली बार शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से, जैसे डोली उठकर विदा होती उस तरह लड़की विदा हुई। लड़की के घर वाले लड़की को आगरा छोड़ने आए। आगरा में एक घटना घट गई, एक हाथी पागल हो गया, अकबर की तरह भागा, कचवार राजपूत उस हाथी के सामने खड़े हो गए। इस बात ने अकबर को बहुत इंप्रेस किया। इस बात ने अकबर को बहुत इंप्रेस किया कि यार ये मौलाना बोलते हैं काफिर है, ये तो हमारी जान बचाना चाहते हैं। सर अभी भी समझ जाओ, टाइम है। अभी भी समझ जाओ, टाइम है। अपनी गलती को एहसास करो, उनको सुधार करो, सॉरी बोलो उनके लिए। गलती को समझना भी बहुत बड़ी बात होती है, और गलतियां दोनों तरफ से होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि गलती कोई एक पक्ष करता है, गलती हमेशा दोनों पक्ष करते हैं। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, और गलती किसी भी पक्ष की हो। मैंने कहा ना, आरएसएस के लोग अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनके पोस्ट को प्रमोट कर रहा था। तबलीगी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए खड़े हुए, मैंने उनके पोस्ट को फॉरवर्ड किया कि देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। अकबर ने, समझदार आदमी है अकबर, बहुत समझदार है, बहुत। ऐसे लोगों के साथ ही रहा है ना, बैरम खान के साथ रहा, अब्दुल लतीफ के साथ रहा, उसकी मां सूफी की बेटी है, नाना सूफी है, और समझदारी का खजाना। सबसे बड़ा सौभाग्य रहा उसके मां बाप ने उसे पढ़ने के लिए कभी मारा नहीं। आधा तो परिवार वाले दिमाग खराब कर देते हैं, आधा स्कूल का टीचर अच्छा बनाते बनाते, अच्छा बना रहे, मत बना भाई तू, अच्छा रहने दे, ऐसे ही रहने दे। अकबर ने पूछा बीरबल से, कहा यार बीरबल ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले सर इनको दो चीज चाहिए, एक इनको सम्मान चाहिए, बोला दे दो, दे दो, राणा की टाइटल दे दो इनको, सम्मान बोरे में भर के दो इनको। बोले और क्या चाहिए? बोले साहब ये लड़ना चाहते हैं। अब बोले बड़ी अच्छी बात, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। अब एक लड़ाकू वो अफगानी और दूसरे लड़ाकू ये राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर, अनारकली का डांस हो रहा है, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो रहे, इसको कहते हैं दिमाग। जब तुम अपने दुश्मन का इस्तेमाल करो अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए, मूर्ख तो अपने दोस्त का भी बात है। और ये दुनिया सिर्फ इसी बात का खेल है, इंटरेस्ट और यूज का। जो इंटरेस्ट और यूज के काबिल नहीं होते, लोग उनसे रिलेशन नहीं बनाते। कोई राह चलता हुआ साधु अगर ऐसे हाथ उठाए और उसके हाथ में आईफोन 10 आ जाए, तो आप तुरंत हाथ जोड़ के खड़े, अरे महाराज।
अरे महाराज, तो अकबर ने कहा ठीक है यार, लड़ाओ इनको, सम्मान दो, पूरा सम्मान दो इनको, और पोस्टिंग करो इनकी अफगानिस्तान की तरफ। सुरजनराव हाड़ा ने कहा कि साहब हम तो दोस्ती नहीं करेंगे। रणथंभौर का राजा सुरजनराव हाड़ा, अकबर भेष बदलकर सुरजनराव हाड़ा के घर पहुंचा। सुरजनराव हाड़ा को पता चल गया कि यार अकबर आया हुआ है, डेलीगेशन गया, बीरबल और सारे डेलीगेशन गया, डेलीगेशन में अकबर भी पहुंच गया भेष बदल के। सुरजनराव हाड़ा को खबर मिल गई कि साहब अकबर भी भेष बदल कर आया है। तो जो वॉशरूम था, गेस्टों का वॉशरूम, उस वॉशरूम के अंदर सुरजनराव हाड़ा ने अकबर की फोटो लगा दी। तो सुबह सुबह पहले अकबर गए, क्या देखा यार बाथरूम में तो मेरी फोटो लगी हुई है, बड़ा दुखी हुआ अकबर। बीरबल गए, बीरबल हंसते हुए बाहर आए। सुरजनराव हाड़ा ने कहा हंस रहा है। सुरजनराव हाड़ा ने पूछा क्या हुआ बीरबल, कोई जबरदस्त चीज अंदर देख ली क्या? कहा नहीं सरकार, देखी तो नहीं, ऐसे ही एक फोटो देखी, देख के सोच रहा हूं कि जब तक देखते नहीं हो तब तक प्रेशर नहीं बनता। इसको बोलते हैं दिमाग। किसी नेगेटिव चीज को कैसे पॉजिटिव में बदल लिया जाए। तुम किसी से बहस कर कर कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे। तुम्हारे समझदारी, तुम्हारा बिहेवियर, मैं तो एकमात्र काफिर हूं दुनिया में, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है। सब मुझे ईमान जो भी मिलता है हमें भैया, हम भगवान ही नहीं करते भैया, हम झूठ नहीं बोलते भैया, हम भैया बहुत पवित्र इंसान है अंदर से। कभी कभी मैं सोचता हूँ मालिक अभी को काहे पे ईमान बना दिए यार, ये सारी दुनिया, हम भैया हिंदू मुसलमान नहीं मानते भैया, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं मानते, तो ये सारा इतना बवाल इस दुनिया में किसकी वजह से है? फिर मैं सोचता हूँ मेरी ही वजह से होगा। और खासकर इस देश में तो 98% लोग खुद को इंसान मानने को तैयार ही नहीं। भगवान हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादातर राजपूत राजाओं ने अकबर से समझौता कर लिया, सम्मानजनक समझौता था, कोई उसमें बहुत ऐसा नहीं था, हार की कोई बात नहीं थी। अकबर राजपूतों की वीरता का समर्थक था कि नहीं नहीं, लड़ने वाली कौन है, और लड़ना खेल है राजपूतों के लिए। 2 राजपूत सरदार अकबर की दरबार में पहुंचे, बोले हम राजपूत हैं, हमें नौकरी चाहिए। अकबर ने कहा हम कैसे मान ले तुम राजपूत हो? दोनों ने तलवार निकाला, लड़ना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। अकबर ने कहा तुम लोग राजपूत थे, प्रूव्ड हो गया, तुम थे राजपूत। जिस कम्युनिटी के लिए लड़ाई खेल हो, लड़ेंगे। मेरे एक दोस्त हैं वहाँ रोहित वजीर साहब, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी फैकल्टी और ज्योग्राफी की, बहुत बड़ी। मैंने अभी तक ज्योग्राफी की उतनी जबरदस्त फैकल्टी इंडिया में नहीं देखी, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक काम किया, आगे मालिक ने चाहा तो फिर करेंगे। उनका परिवार अकेले एक ऐसे इलाके में रहता है जहां सब विरोध करते हैं। बताया एक बार हजारों लोग घेर लिए, पिताजी गन लेकर कवर कर लिया, लड़ेंगे। जिस कम्युनिटी की औरतें मरने को खेल समझती हो, जौहर, बताओ दुनिया में कोई कम्युनिटी जहां औरतें मौत को गले लगा लेती हो कि अपने ऑनर से ज्यादा अपने मौत उनको प्यारी है कि हम मरेंगे, पर अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने नहीं रखने देंगे। और इसकी वजह क्या है? धर्म नहीं है, प्लीज, ज्योग्राफी है। वो राजस्थान का जो डेजर्ट है ना, वो बहुत महान महान योद्धाओं को पैदा करता है, वो ज्योग्राफी। राजपूत पॉलिसी सबसे पहला अचीवमेंट उसका, हिंदुस्तान के ताकतवर समुदाय को उसने अपना दोस्त बना लिया, राजपूतों को। अरे फिर क्या था?
पहली अचीवमेंट। जब भी आप बाहर जाएं, इससे ये सीखें आप, जब भी आप बाहर जाएं, आप इंडिया के हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां की जो ताकतवर लॉबी, उससे दोस्ती करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। सीखिए इस बातों को। ये सीखने की बातें सिर्फ मेंस में लिखने वाली बातें नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली भी बातें हैं। दूसरी उसकी पॉलिसी जिसके लिए बहुत फेमस है, वो है उसकी रिलीजियस पॉलिसी, जिसकी वजह से मुल्लाओं ने उसके खिलाफ फतवा भी जारी किया। मारा भी उसने मुल्लाओं को, अब्दुल नबी को उड़ा दिया उसने, मखदूमुल मुल्क को उड़ा दिया, मारना पड़ा उसे, मारना पड़ा। अब्दुल नबी नाम लिख कर चेक कर लेना। रिलीजियस पॉलिसी, उसको पता था कि यार हिंदुस्तान, उसको समझ में आ गई थी ये बात कि हिंदुस्तान एक डाइवर्सिटी का मुल्क है। जैसे कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन, उसको भी ये बात समझ में आ गई थी कि डाइवर्सिटी है यार, डाइवर्सिटी का सम्मान किया जाना चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी है यार। हर व्यक्ति को जैसे वो जीना चाहता है उसको जीने दिया जाए, उसे तब तक ना छेड़ा जाए जब तक वो राष्ट्र और समाज को नुकसान ना पहुंचाए। भगवान ने कहा है ना कि मैं क़यामत के दिन फाइनल करूंगा, तो तुम क्यों जज बने घूम रहे हो? तुम काहे नेता बन रहे हो? उसने कहा है कि क़यामत के दिन मैं फैसला करूंगा, तो उसको करने दो ना। तुमको भरोसा ही नहीं होगा तो तुम बीच में कूद रहे हो। राजपूत पॉलिसी के बाद रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी में जो सबसे पहला कदम है उसका, वो है कि वो जो धार्मिक विद्वान हैं उनको न्योता देता है। इन्विटेशन टू रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स, स्पेशली मुस्लिम्स, ये उसका पहला फेज था। मुसलमानों के जो विद्वान थे, धार्मिक विद्वान थे, उसको उसने बुलाया, कहा मुझे धर्म के बारे में कुछ बताएं। अब जिसके नाना सूफी रहे, उसे किसी और से पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन उसने सम्मान दिया, बुलाया, और पहले मुसलमानों को बुलाया। हालांकि उससे पहले वो और भी एक काम कर चुका था। उसने पिलग्रिम टैक्स खत्म किया, जजिया खत्म किया, उसने प्रिजनर ऑफ वॉर का कानून खत्म किया। पहले जब लड़ाइयां होती थी अकबर से पहले, तो अगर मुसलमान राजा की सेना एक तरफ, हिंदू राजा की सेना एक तरफ, तो अगर मुसलमान आर्मी जीतती थी तो हिंदू सेना के पास कन्वर्जन का ऑप्शन होता था, या मौत या कन्वर्जन। उसने खत्म किया वो पीओडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म किया कि नहीं यार, ये सब कोई नहीं करेगा, ये फालतू की ड्रामेबाजी कोई नहीं करेगा। पीओडब्ल्यू को खत्म किया कि नहीं, सिपाही किसी भी गैंग का हो, वो पकड़ा जाए, उसके साथ पूरा मानवीय व्यवहार किया जाए। मथुरा में एनकैम्प था, यही मथुरा में राजपूत सिपाही उसके नहा रहे थे, तो उनको पिलग्रिम टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने आके मांगी कि साहब हमारा कुछ भत्ता बढ़ाइए, हम सैलरी का ज्यादा पैसा तो हमारा तीर्थ कर देने में चला जाता है। उसने कहा क्यों? कहा नहीं साहब देना पड़ता है। बोला कौन दे लेता है? बोला साहब राज्य लेता। बोला खत्म करो, अपने शूटरों से हफ्ता लेंगे हम, मेरे शूटर, और मैं उन्हीं से हफ्ता लूं। 1564 में जो उसने सबसे बड़ा कदम उठाया वो है जजिया खत्म कर दिया। बोला मारा, पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है। जजिया का कर इस्लामिक कर है, सुन लीजिएगा, फिर बात अगर आपको नहीं लगता गलत है तो आप अपनी बात डालिएगा। जजिया का कर इस्लामिक कर है, इस्लामिक राज्य में लगता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस्लामिक राज्य में गैर मुसलमान को सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं होती। उनको सेकंड क्लास का सिटीजन माना जाता है, जिम्मीज कहा जाता है, जिम्मीज।
जैसे आज ईरान की सेना है तो उसमें कोई हिंदू कमांडर नहीं हो सकता, कोई सिख कमांडर नहीं हो सकता। ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। इस्लामिक स्टेट में जो आर्मी होगी स्टेट की, उसमें सिर्फ मुसलमान होंगे और वो गैर मुसलमानों को भी सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे। तो जो गैर मुसलमान है, जिनको जिम्मीज कहा जाएगा, ये अपनी सुरक्षा के बदले में टैक्स देंगे। उसको कहा गया जजिया, मतलब पोल टैक्स, व्यक्तिगत। वो भी बच्चों पे नहीं है, सन्यासियों पे नहीं है और बेगर्स पे नहीं है। इतनी छूट है। लेकिन अब अकबर के अंडर में हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है और अकबर की सेना में सबसे इस वक्त डोमिनेंट कौन है? राजपूत सिपाही। तो क्या जजिया वाजिब है? नहीं। नहीं। क्या औरंगजेब का जजिया लगाना वाजिब था? नहीं। सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार, राजपूत मनसबदार, और मेरे बड़े सारे भाई लोग हैं, बहुत आलिम आदमी था। जाने दो यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। गलती को मानो। वो बंदा खुद मान रहा है, उसका लेटर रखा है। अब की बार जाऊंगा फोटो खींच के लाऊंगा दिल्ली म्यूजियम में, उसको मुझे पोस्ट करना है फेसबुक पे। क्या समझदारी का डिसीजन लिया उसने कि इस्लामिक राज्य नहीं है और गैर मुसलमान सेना में भर्ती है, राजपूत एक बहुत बड़ी ताकत है, जजिया क्यों ले हम? बराबरी का दर्जा दो सबको, इक्वालिटी। बड़े खुश हुए गैर मुसलमान, होना ही था। किसी को भी तुम बराबरी का दर्जा दोगे, वो कालीन भैया मिर्जापुर में गुड्डू बबलू को साथ बैठा के ही तो पहले दिन खाना खिलाते हैं, बराबरी का जो दर्जा दे रहे हैं। तभी तो मुन्ना भड़क रहा है, क्योंकि मुन्ना को तो दिमाग तो है नहीं। कहता आपने इनको बगल में क्यों बैठाया? तो कहता है कि जिसको ज्यादा यूज करना पड़ता है उसको ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भगवान ये सब ना समझाए होते तभी अच्छा था। या तो समझाओ तो सबको समझाओ, लेकिन उसका भी अजीब खेल है। दो चार लोगों को चाबी लगा देगा, बाकी सब आप बोलेंगे, अगले लोग नाराज हो, अरे ऐसे थोड़ी होता, ये थोड़ी आरएसएस का आदमी है ये। भैया मैं फातिमा इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं, गोंडा में 14 साल, मिशनरी स्कूल है। बहुत सारे मेरे गोंडा के भाई इस वक्त ऑनलाइन होंगे, हरिओम तिवारी जी होंगे लाइन पे। 14 साल पढ़े हैं फातिमा इंटर कॉलेज मिशनरी स्कूल में, मिशनरी में। वहां में प्रेयर कराई जाती थी, और फादर इन हेवन होली बी योर नेम, योर किंगडम कम्स, योर विल बी डन। हमारे घर वालों ने कभी नहीं कहा, बोले एकदम प्रेयर करो, पूरा एकदम आंख बंद करके किया करो जी। 1575 में उसने इबादत खाना खोला, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, द हाउस ऑफ वर्शिप, और अपने कमरे के बगल में किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसने मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों को बुलाया कि बताओ यार धर्म के बारे में बताओ। वो इंटेलेक्चुअल ही क्या जो डिवाइड ना हो। फेसबुक पे तो हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। आज एक साहब कोई मक्का से, उन्होंने कहा कि ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत बोलना। ज्यादा मत बोलना है, ठीक है भैया, ज्यादा नहीं बोलेंगे और क्या, कम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो है ही है।
भैया 1575 में इबादत खाना की स्थापना की, सबसे पहले बनाया मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों को, और तुरंत दो गुट बन गया मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों में। एक तरफ मखदूम उल मुल्क और अब्दुल नबी, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब है ही नहीं, किसी भी कौम का कट्टरपंथी होता ही नहीं। मैं, हम। दूसरा गुट था शेख मुबारक जी का, सूफी थे शेख मुबारक। उनके दो बेटे बड़े फेमस रहे, अबुल फजल और फैजी। और कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि ये दोनों बेटे इनके चाटुकार थे, इसलिए अकबर जो है शेख मुबारक को बड़ा वैल्यू देता था। चाटुकार नहीं थे, समझदार थे। फिर लोग कहते हैं ना कि ये तारिक फतेह इंडियन गवर्नमेंट का चाटुकार है, समझदार है। दोनों गुट बन गए, कट्टरपंथी एक लिबरल। लिबरल का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे आदमी की गलत बात को भी एक्सेप्ट कर ले। लिबरल का मतलब ये नहीं होता। लिबरल का मतलब होता है कि आप गलत चाहे कोई भी हो, हमारा आदमी गलत है, गलती है। सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मेरा एक पोस्ट दिखाओ जो मैंने एंटी प्रोटेस्टर डाला हो, दिखाओ एक पोस्ट। नहीं डाला मैंने कहा ठीक है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, करने तो कोई बात नहीं। एक पोस्ट दिखाओ मेरा जब जो मैंने प्रोटेस्टरों के खिलाफ में डाला हो। जामिया में लड़कों पर अटैक हुआ, मैंने पूरा पोस्ट लिखा कि दिस इज अटैक ऑन डेमोक्रेसी, ये नहीं होना चाहिए। पर तुम सोचो कि मैं फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सपोर्ट, ऐसा नहीं है सर। अगर मुझे गलत दिखाई पड़ता है तो सबका दिखाई पड़ता है, वरना नहीं दिखाई पड़ता है। बहस दोनों गुट में शुरू हुई। अब कट्टरपंथी गुट ने कहा स्त्रियों को सिर्फ घर में रहना चाहिए। बोले अरे 80% हदीस किसने लिखाया है? मोहम्मद साहब की बीवियों ने, बेगम आयशा ने। उनकी पहली वाइफ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट। क्यों नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। स्त्रियों को सारे अधिकार होने चाहिए। कट्टरपंथियों की एक सबसे अहम लक्षण यह है, सबसे अहम, जब उनके पास अपनी बात को रखने का लॉजिक नहीं होता ना, एविडेंस नहीं होता, तो गुस्सा करते हैं, गाली भी देते हैं। और एक दिन रात में 2 बजे गाली गलौज शुरू। और अब्दुल नबी सदर उस सुदूर, एम्पायर के सदर उस सुदूर, अकबर उनकी चप्पल उठा के दरबार में लेकर आता। सोचिए कितना सम्मान करता रहा होगा अब्दुल नबी का। और चूंकि इबादत खाना कमरा उससे सोने वाले कमरे के बगल में, भागा हुआ तुरंत अंदर कमरे की तरफ कि देखे कौन गाली दे रहा है यार रात में 2 बजे। और जब दरवाजा खोला उसने देखा तो अब्दुल नबी पैजामा खींच के एकदम मां बहन की गाली। अरे उसने कहा आलिमों को गाली देना, आप इतने पढ़े लिखे धार्मिक आदमी, आप गाली दे रहे हैं? उसने कहा इंक्वायरी सेटअप करो उनके खिलाफ, पता करो, इंक्वायरी बिठाओ। शिकायत तो तुम्हारी पहले भी आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इंक्वायरी बिठाओ। इंक्वायरी में 2-3 केस पकड़ा गया। एक तो मथुरा का ही पकड़ा गया था। अकबर ने कहा मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप मक्का चले जाइए। अब्दुल नबी मक्का जाने के बजाय उसके खिलाफ फतवा जारी कर दी, 1576 क्राइसिस। वो भी खतरनाक आदमी था, उसने क्राइसिस तो निपटा ही, वो अब्दुल नबी को भी निपटा दिया। ये मारे गए, इनके साथ 200 मौलाना और मारे गए इलाहाबाद में। बड़े बहुत दुख हुआ उसको। उसने इबादत खाना बंद कर दिया। उसने कहा यार ये पागलों से बात ही नहीं करना है।
नहीं, उसने पहले तो सिर्फ मुसलमानों के लिए खोला, मुसलमान प्रीस्ट के लिए, उसके बाद उसने सारे प्रीस्टों के लिए खोल दिया था। हिंदू प्रीस्ट पहले एक ही गुट के पागल आते थे, फिर सारे गुट के पागल आने लगे। अब जब 10-12 पागल एक जगह बैठे तो आप सोच सकते हैं वहां क्या हिसाब किताब होगा। अरे उसने कहा यार बंद कर दो, इबादत खाना बंद कर दो। मैं इन लोगों से ये इनको बात करने की तमीज नहीं, मैं ये मुझे क्या राय देंगे। बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद लेकिन उसकी वो जो तलाश है सत्य की, वो अभी अधूरी है। तो 1580s में उसने एक नया कदम उठाया। उसने संतों को इनवाइट करना शुरू किया, हर धर्म के संतों को बुलाया। बुद्ध तो धर्म था ही नहीं, तो बुद्धिस्ट धर्म छोड़ के उसने सारे धर्म, हरविजय सूरी को बुलाया, जैन गुरु हरविजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि दी। उनको जगत गुरु की उपाधि दी। महर्षि राणा को बुलाया, पारसी संत, मॉन्सरेट और एक्वावीवा क्रिश्चियन संत, पुरुषोत्तम और देवी हिंदू संत, बुलाया सबको। और जब उसने संतों से बात करना शुरू किया तब उसे यह मामला फेथ और कल्चर वाला क्लियर हुआ कि अच्छा, फेथ मतलब फिलॉसफी, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद एकमात्र उसके पैगंबर हो, अल्लाह एकमात्र एंटिटी है, फिनिश। ये मेरा फेथ, पूरी दुनिया में मैं कहीं भी रहूंगा तो चेंज नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान में भी ये मेरा फेथ यही रहेगा, रूस में भी मेरा फेथ यही रहेगा, न्यूजीलैंड में भी मेरा फेथ कहीं चेंज नहीं होगा, लेकिन कल्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कल्चर डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। इसलिए हिंदुस्तान का चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, वो कल्चरली एक है, बाय फेथ डिफरेंट है। कल्चरली एक है, कल्चर उनका एक है। तब उसे पता चला कि अच्छा यार, फेथ एक है, मतलब जो मेटाफिजिक्स है वो एक है। बोले हाँ, वो तो एक है। हर आदमी काफिर पैदा होता है। उसने कहा काफिर का मतलब? बोले जो सेंसेस के पीछे भाग रहा वो काफिर। अब अगर मुसलमान बनने की तमन्ना है तो साधना करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है, जो इंद्रियों के पीछे भाग रहा है वो शूद्र। अब अगर ब्राह्मण बनने की तमन्ना है तो साधना करनी पड़ेगी। श्रम है सर, इसीलिए सन्यासी को श्रमण कहा गया ना। आसान है कि मंदिर में जाकर घंटी हिला दिया और अरहत हो गए, लाइटेंड हो गया, प्रभु मिल गए। मेहनत है सर, मरना पड़ता है। सीकर, बिलीवर नहीं, सीकर। कुरान, बाइबल, गीता सब उसी कॉन्सेप्ट को तो बताते हैं सर, उसी रास्ते को तो सब बताते हैं, वही फॉर्मूला वो सब बता रहे हैं। उसने कहा अच्छा, अगर मेटाफिजिक्स एक है तो सारी मेटाफिजिक्स मिला दो, सबको यार एक प्लेटफॉर्म पे कर दो। और तब पैदा हुई तौहीद इलाही। उसी पर शहर का नाम रखा गया इलाहाबाद, इलाहियों का बाद, इलाहियों का। बाद में अंग्रेजों ने उसको अलाहाबाद लिखना शुरू कर दिया, अल्लाहाबाद। क्यों? अल्लाह के नाम पे रखा था, इलाहा, इलाहाबाद, इलाहा, इलाहियों का शहर, इलाहियों का, सूफियों का शहर, सन्यासियों का शहर। एक तो वहां पहले भी सन्यासी इकट्ठा होते थे, संगम में लगता था, गंगा यमुना मिलती है और संत आते हैं ज्ञान देने के लिए, तो सरस्वती वाले संत, तो उसने प्रयागराज का नाम रखा इलाहाबाद। अल्लाहाबाद नहीं, अल्लाह का बाद नहीं, इलाहाबाद, सूफियों का शहर, सन्यासियों का शहर, संतों का शहर।
उसको बाद में हमने दीन इलाही कहा। यह उसकी देन है हिंदुस्तान को, तौहीद इलाही। यही चलेगी भी हिंदुस्तान में। यहां चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई एक आदमी अपनी डोमिनेंसी बनाने की कोशिश करेगा तब नहीं चलेगा मामला, चलेगा ही नहीं। यहां या तो धम्मा चलेगा अशोका का, या तौहीद इलाही चलेगी। हमें सबको आप अपना करिए ना, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन 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 एक बात है, आप अपना करिए, अगर आप अपना ही नहीं समझ पा रहे अपने कल्चर को तो समझिए। अपने कल्चर को तो समझिए। अब मैं यूपी से, उपेंद्र धौले महाराष्ट्र से। कल्चर यूपी और महाराष्ट्र का डिफरेंस, मैं यूपी से, फैजल से यूपी से। हम दोनों कल्चर एक होना चाहिए। कल्चरली तो हमें एक दूसरे का करीब रहना चाहिए। अब ईद की तैयारी हमारे घर में भी चल रही है। हिंदुस्तान में क्या नहीं मनाया जाता। क्रिसमस में देखिए, लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तौहीद, लेकिन पागलों का जो होता, पागल, ये उसकी दूसरी बड़ी उपलब्धि। इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिलॉसफी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको वो मजबूत करता है। किसके द्वारा? तौहीद इलाही के द्वारा। हालांकि बहुत सारे लोग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मान सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया, बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। बीरबल ने एक्सेप्ट किया था, सिंध का एक राजा था, उसने, 2-4 लोगों ने एक्सेप्ट किया था तौहीद इलाही। बाकी खैर उसको बाद में जरूरत भी नहीं थी तौहीद इलाही की। राजपूतों से वैसे भी दोस्ती हो चुकी थी और उसका जो टारगेट था, इसीलिए एक क्वेश्चन मेंस में ये भी बनता है आईएएस में कि तो दीन इलाही अकबर की मूर्खता का परिचायक है। वहां भी मुल्ला है एक बदायूं, वो कहता है कि अरे हिंदुओं ने अकबर को चढ़ा दिया था कि तुम इंसान कामिल हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, और अकबर एक नया धर्म चलाना चाहता था। वो जो आंख है ना, वो बदायूं भी उल्टी सीधी बातें, बकवास भरी बातें करता है। लेकिन ठीक है, हमारे लिए एक सोर्स का काम करता है, वो कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देता ही है बदायूं। तो पहली बात, राजपूत पॉलिसी, एक पावरफुल गुट से दोस्ती। दूसरी बात, हिंदुस्तान की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सम्मान। किसके द्वारा? तौहीद इलाही के द्वारा। तीसरी बात, बड़ी जबरदस्त बात, उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। और आज तक इंडियन गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है। मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू और एमएसपी का कॉन्सेप्ट। एमएसपी जो ये आज जो गवर्नमेंट चलाती ना, एमएसपी, हर क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है वो। ये शुरू किया था शेरशाह ने, रे, उसको रे बोलते थे, रे सिस्टम। उसको इंप्रूव किया था अकबर ने, बहुत बढ़िया समझाया है। एनसीईआरटी सतीश चंद्र, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं। सतीश चंद्र की एनसीईआरटी खोलिए, इतना बढ़िया उसने अकबर की लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वहां से आप बेस बनाइए, वहां से आप बेस बनाइए। आप पहले दिन बड़ी वाली बुक उठा लेंगे ना सतीश चंद्र की, या आप कोई और बुक उठा लेंगे बड़ी वाली, तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप
अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का बेस बनाइए पहले एनसीईआरटी से, पूरे स्ट्रक्चर को वहां से समझिए, फिर उसको किसी एडवांस बुक के साथ फिल इन द ब्लैंक करिए, बहुत मजा आएगा। आईने दहशाला। फिर जब टर्क्स इंडिया में आए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? फ्यूडलिज्म। उन्होंने फ्यूडलिज्म से कैसे निपटा? इक्तेदारी सिस्टम के द्वारा, मैं बता चुका हूं। फिर इक्तेदारी सिस्टम को बर्बाद किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने फिर फ्यूडलिज्म को जिंदा कर दिया। 1398 से 1556 फ्यूडलिज्म फिर जिंदा है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। उससे निपटने के लिए अकबर ने एक नया सिस्टम लागू किया, जागीरदारी। तो राजपूत पॉलिसी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सम्मान के लिए तौहीद इलाही, इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, इफ पेजेंट्स विल बी प्रॉस्परस स्टेट विल बी प्रॉस्परस, आईने दहशाला, एंड टू हैंडल फ्यूडलिज्म अगेन which was revived by Firoz Shah Tughlaq, जागीरदारी सिस्टम। फ्यूडलिज्म, इक्तेदारी, जागीरदारी, ये आपको एक पर्सपेक्टिव में समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं कल डिस्कस करूंगा, वो है मनसबदारी सिस्टम। सर देखिए, आपको मेरी कोई बात गलत लगे, अगर बुरी लगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर बुरी लगे फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। गलत अगर लगे तो आपको जो सच पता है वो पॉइंट फॉर्म में लिख दिया करिए मुझे। ये समझ लिखा करिए कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया और आप पढ़े लिखे, चलिए मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जानते ना उस फील्ड में, तो आप पॉइंट फॉर्म में उसे लिख दिया करिए, तो मेरी नॉलेज इंप्रूव। मैंने एक बार पोस्ट भी डाला था इस मुद्दे को लेकर कि अगर मैं कोई बात कहता हूं आपको लगता है गलत है, तो एक पॉइंट फॉर्म में कि साहब ये अपनी इंफॉर्मेशन आप इंप्रूव कर लीजिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। आप मेरी किसी बात का बुरा मानते हैं, बिल्कुल मानिए, आपको हक है मानने का, आपको बिल्कुल हक है मेरी बात का बुरा मानने का। सर हम सब इस दुनिया में एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं। यहां किसी से बुरा मानने की कोई बात नहीं होती। मैं अपने सभी दोस्तों को साधुवाद देता हूं जो भी नौजवान क्रांति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। राम रहीम प्रोग्राम में मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बरेली के मस्जिदों में आप लोगों ने जो दान किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपकी इसी महानता को तो मैं कायल हूं कि आप जो मस्जिदों में ले गए, आपने सामान रखवाया, आपने सामान को बंटवाया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। राम रहीम प्रोग्राम शुरू ही इसीलिए किया गया था कि रमजान के समय जो मेनली, हालांकि वो सबके लिए, मैंने आपसे कहा था 10 पैकेट आप मस्जिद में भिजवा दिए, 10 पैकेट आप पुलिस स्टेशन में भिजवा दिए कि कोई भी नीडी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसको मिल जाए। अगर आप सिर्फ 2 पैकेट बनवा पाते हैं तो एक मस्जिद में भिजवा दीजिए, एक पुलिस स्टेशन में भिजवा दीजिए। बाकी हिंदुस्तान में सिर्फ और भी लोग हैं, मैंने कहा हम सबको एक, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमने आपको सुना, हमें लगा हमें भी अपने इलाके में करना चाहिए। बिल्कुल, आप सब, देश जब संकट से गुजर रहा हो तो हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसे करे। वो अपने हिसाब से जितना वो कर सकता है वो देश की संकट में भागीदारी करे। लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती सर, वो तो फाइनल स्टेज की लड़ाई है, अंदर भी होती है।
अंदर भी होती है सर। सिर्फ सरकार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, सिटीजन्स की भी होती है। और मैं तो इतना खुश हूं, इतना ज्यादा, पता नहीं आप खुश हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि लोग इतने बड़े पैमाने पर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने हर बार आपसे कहा है कि आपको कोई आपके कर्म, हमारी ये मंशा होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ करें, लोग उसे जाने, देखें, एक्सेप्ट करें। सर कोई देखे ना देखे, मालिक जरूर देखता है सर, और वो जो आपको रिटर्न देगा उसकी आप आशा नहीं कर सकते। इंसान से रिटर्न की आशा क्यों रखते हैं आप? वो उसके पास है ही क्या देने के लिए? देश जो है ना, इस संकट की घड़ी में देश हम सबकी तरफ देख रहा है, हम सबकी तरफ। हम खाली नहीं बैठ सकते, हम लॉकडाउन खुलने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें उस संघर्ष में भागीदार होना है, लड़ाई लड़नी है। और 98% तो चाहते ही थे लड़ाई में हिस्सा ले, तो चल रही है, लीजिए। लड़ाई चल रही है, हिस्सा लीजिए। कल मैं यहां से कहानी शुरू करूंगा मनसबदारी से, फिर आगे की कहानी पे डिस्कस करेंगे।